जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे ये मांग की थी कि सर बहुत टाइम हो गया और पूर्व विधायक मान सिंह जी का एक सेपरेट इंटरव्यू होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें एक जनप्रतिनिधि की जो भूमिका होती है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है साहब। कोई किस रूप में, कोई किस तरीके से उसको लेता है, कोई किस तरीके से उससे जूझता है, लेकिन पूर्व विधायक होने के बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी सत्ता में मौजूद किसी विधायक की होती है। मान सिंह जी से जब भी मिले, उन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए हर तरीके की जो सहायताएं हो सकती थी वो दी है। हर तरह के मुद्दों पर उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है और साफ साफ ये कहा है कि अगर इस पेंडेमिक सिचुएशन से हमको ये निकलना है तो सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा और इस चीज़ पर अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर मुद्दे तो मुद्दे हैं साहब, अगर मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर राजनीति ख़त्म हो जाएगी। आज बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी से। मान सिंह सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल। नमस्कार, आपका स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मान सिंह सर, शुरुआत करें आज के सवालों की, तो पहला सवाल कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई थी। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए तो उस कैंपेनिंग का आप हिस्सा रहे, वहाँ जाकर के आपने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान हो सकता था दिया और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद इस बार वहाँ सत्ता परिवर्तन ज़रूर होगा, मगर असफलता हाथ लगी, या ये कहें हाथ लगा पर मुँह नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण होना भी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारा देश का एक महत्वपूर्ण प्रांत है और पश्चिम बंगाल का सामरिक महत्व है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में वहाँ 3 सीटें जीती थी और किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है कि वो उस प्रांत के अंदर अपने उद्देश्यों के तहत, अपने सिद्धांतों के तहत सत्ता प्राप्त करे। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत लड़ाई लड़ी और 3 से भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर पहुँची। जहाँ तक मेरा सवाल है, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने जो सीट मुझे दी थी कल्याणी, वहाँ में सीट पे हम जीते हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है उसको राजनीतिक रूप से ठीक है। बाकी जनता की आकांक्षा ये थी कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत जो अगर दृश्य होता है तो वो होता है कि चुनाव बाद में उसको स्वीकार करना। सत्ता में आने के बावजूद टीएमसी ने जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म करने का काम किया है, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 16,000 घटनाएं चुनाव के बाद में हो चुकी है। लगभग हमारे 450 कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी है, माँ बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हुई है। मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार की, टीएमसी की, और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी से भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार के लोकतंत्र में हम लोगों को रहना है, जिस प्रकार के लोकतंत्र को हमको बनाना है, हमारे अच्छे सिद्धांत होना चाहिए, जनमत को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जनमत को स्वीकार किया, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर के एक अच्छी ये कही जा सकती है कि पहल रही और एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने सीटें हासिल की, क्योंकि बहुत सारी जगह तो ऐसी थी जब बहुत कम मार्जिन के साथ में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि जो आज राज्य की मुखिया हैं वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो क्या लोग ममता बनर्जी में विश्वास नहीं करके पार्टी में विश्वास कर रहे हैं, या गड़बड़ है कहाँ? देखिए, जिस ममता बनर्जी जहाँ से चुनाव लड़ी और ममता बनर्जी जिस प्रकार से चुनाव हारी, तो एक तरीके से वो लीडर के रूप में अपने आप को ये कहती है, तो वो अपने आप को तमाचा है उसके मुंह पे। और जिस प्रकार से आज वहाँ पर 100 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 4 वोट से लेकर के 1000 वोट के अंतर पे हारी है, तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से आज जो संदेश देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है कि ममता बनर्जी को प्रदेश के अंदर शांति करनी चाहिए। ममता बनर्जी जिस प्रकार से बदले की भावना से काम कर रही है वो ठीक नहीं है और कभी भी लोकतंत्र में वो ठीक नहीं हो सकता। देखिए, आप लोग जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन और है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो विचार हैं, उम्दा विचार हैं, ये जन जन तक पहुँच सकें। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। अच्छा मान सिंह सर, 2014 के बाद में आपको लगता है ऐसा कि हाँ, राजनीतिक परिदृश्य बदला है और शायद राजनीति का स्तर जो है वो गिरा है, अब व्यक्तिवादी ज़्यादा हो गई, आप आक्षेप जो लगाए जा रहे हैं व्यक्तियों पर लगाए जा रहे हैं, तो राजनीतिक परिदृश्य तो बदला है? देखिए, 2014 के बाद में भारत की जो राजनीति बदली है उसमें निश्चित रूप से गांव गरीब को ध्यान में रख कर के जिस प्रकार की योजनाएं बनी हैं, आज स्वच्छ भारत मिशन
घर घर में शौचालय बनने की अगर कल्पना जिसको कहना चाहिए किसी ने नहीं की थी, नरेंद्र मोदी भाई के नेतृत्व में जिस सरकार ने देश में ये शौचालय बनाए, आज कोविड के दौरान आप और हम ये कह सकते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए उसमें कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी बहुत सी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान संबंधी योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, किसान को संबल देने का, इलाज कराने से लेकर के किसान की खाद सब्सिडी का मामला हो, सब तरीके से भारत सरकार ने जिस प्रकार किसान को मजबूत करने का, व्यापारी को मजबूत करने का, चाहे टैक्स का मामला, हर तरीके से हर चीज़ को ठीक करने का काम किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 के पहले की जो राजनीति थी वो एक तरीके से एक परिवारवादी की राजनीति थी, जिसके अंदर रोज भ्रष्टाचार के घोटालों के खुलासा होते थे। इस 7 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। एकमात्र जो है वो जिन लोगों के सत्ता हाथ से चली गई वो पच नहीं रही है। कभी वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के कपड़ों पे क्वेश्चन करते हैं, कभी नरेंद्र भाई मोदी के बालों पे क्वेश्चन करते हैं। मतलब जिसको तर्कहीन, तथ्यहीन और उच्च जो निम्न स्तर की राजनीति है वो कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र भाई मोदी एक विश्व पटल पर भारत को सम्मान दिलाने वाला नेता है, जिन्होंने बखूबी भारत का नेतृत्व किया है। ऐसे नेता ने जिसने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं उनसे, विपक्ष से भी कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष राह दिखावे, अच्छे कामों की प्रशंसा करे और जब देश संकट में हो तो साथ चलने का काम करे, ये मेरा निवेदन है। मान सिंह सर, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक कहते हैं कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान था, ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन एक ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन हुई, एक ऐसी वैश्विक महामारी आई कि पिछले 1.5-2 साल से उसने सारी कमर तोड़ करके रख दी, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, चाहे मानसिक रूप से लोगों के हो, रोजगार के हो। आप किस रूप में देखते हैं कोरोना की इस महामारी को? देखिए, निश्चित रूप से पिछले साल जब कोरोना की महामारी आई तो पूरे वैश्विक महामारी ये पूरी दुनिया में हुई और भारत ने सबसे पहले देश में लॉकडाउन लगाने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी ने लोगों से अपील की, लोगों ने उस अपील को स्वीकार भी किया और यही कारण था कि पिछली कोरोना वेव के अंदर भारत के अंदर कोई किसी प्रकार की जनहानि और किसी प्रकार के ज़्यादा नुकसान नहीं हुए। उसका एक छोटा नुकसान जो हुआ कि जनता ने उसको लाइट ले लिया और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विपक्षी दलों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ऐसे लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ माहौल बना करके जो वैक्सीन था उसका मजाक उड़ाया, वैक्सीन को लगाने के मना करने का काम किया। राजस्थान की सरकार ने वैक्सीन को पंजाब को दे दिया, पंजाब में वो किसी नहर में मिली है। मोदी ने जो वेंटिलेटर भेजे थे उन वेंटिलेटरों को खोला नहीं गया। गंगापुर सिटी के अंदर 5 वेंटिलेटर नरेंद्र भाई मोदी ने भेजे, आज तक बंद पड़े हुए हैं। इस प्रकार का सरकार का मैनेजमेंट, और ये सरकार कहे कि साहब टेक्निकल हमारे पास में आदमी नहीं है, मजाक की बात है। सरकार चला रहे हो, आपके पास टेक्निकल आदमी नहीं है, ऐसा असंभव है क्या? तो ये सरकार ने जिस प्रकार जानबूझ करके जनता के साथ में मजाक करने का काम किया है और आज जिस प्रकार मीडिया में खबर आ रही है, केवल सरकार आंकड़े छुपा करके, मरीजों के मृत्यु दर के आंकड़े छुपा करके अपने आप को मॉडल बताना चाहती है। शर्म आना चाहिए राजस्थान की सरकार को। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से इस पेंडेमिक से लड़ने का काम किया है और आज भी हम लोगों ने दुनिया के देशों को वैक्सीन देने के बाद में जब हमको संकट आया तो नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर दुनिया के तमाम देशों ने हमारी मदद की। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चलती है और यही कारण रहा कि दुनिया के तमाम देशों ने भारत की मदद की। आज हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है, पर्याप्त दवाई है, लेकिन जिस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन का इनका राजस्थान में जो दलाली हुई है, जिस प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर लोग पकड़े गए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इस पर जो है कोई न कोई एक्शन होना चाहिए। और जहाँ तक जो राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था का सवाल आता है तो स्वास्थ्य का विषय राज्य का है, राज्य सरकारों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने पिछली बार जो नरेंद्र भाई मोदी ने 34,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया, जो पैसा राज्यों को दिया, उस पैसे का अन्य मदों पे उपयोग करने के बाद में ये सरकारें अपने आप को कहती है 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, और आज अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हमने अच्छा किया है।
राज्य सरकार ने जिस प्रकार की जो विशेष करके राजस्थान में जो हुआ है वो दुखद है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, कोविड से लड़ना चाहिए और कोई तीसरी वेव नहीं आए, इसके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। मान सिंह सर, फर्स्ट फेज जब कोरोना का था तो फ्रंट फेस रहे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बढ़ चढ़ करके लीड किया। इस बार उंगलियां उठ रही हैं कि साहब वो सामने नहीं आए और सारी जिम्मेदारियां राज्यों को दे दी। राज्यों का रोज ना ये है कि साहब केंद्र सरकार हमें हेल्प नहीं कर रही, ना इंजेक्शन दे पा रही है, ना ऑक्सीजन दे पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल जवाब किए तो केंद्र ने कहा कि हम तो 1 साल पहले ही सारे राज्यों को चेता चुके थे इस बारे में। तो फेलियर कहाँ रहा? केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का अभाव रहा या राज्य सही से मैनेज नहीं कर पाए? देखिए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी इस मामले में पहले दिन से सतर्क थे और उन्होंने राज्य सरकारों को चेताने का काम किया, पर्याप्त बजट देने का काम किया, पर्याप्त संसाधन भेजने का काम किया और ये निवेदन किया कि कम से कम जिला हेडक्वार्टर पे ऑक्सीजन प्लांट लग जाना चाहिए। लेकिन वो ऑक्सीजन प्लांट का पैसा गायब हो गया। ऑक्सीजन प्लांट के पैसे को दूसरी जगह लगा दिया गया। स्पेशली मैं राजस्थान का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि फरवरी माह के अंदर विधानसभा का सत्र चला, उस सत्र में भी कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद में राजस्थान में 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए। सहाड़ा विधानसभा का यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी रहता है, 3 महीने तक स्वास्थ्य मंत्री सहाड़ा में पड़ा रहता है और कोविड के ऊपर कोई चिंता नहीं करती। और जब चुनाव निकलने के बाद में जब कोविड एक तरफ से आती है तो केवल केंद्र सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा। जनाब, अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करें, अपनी गरेबान में झांकने का काम करें। आपने जिस प्रकार से केंद्र के मद के पैसे का, आज आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपये तक का इलाज कोई भी व्यक्ति कहीं भी करा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत ने उस योजना को पहले तो 3 साल बाद लागू किया है, भामाशाह को बंद कर दिया। भामाशाह में 3 लाख मिलता था, इसमें 2 लाख मिला करके 3 लाख केंद्र का मिला के 5 लाख, यानी 1 लाख इसमें भी बचा लिया। और वो भी जब योजना का नाम बदल दिया उसका लाभ नहीं मिल रहा। जो इन्होंने चिरंजीवी योजना लागू की उसको कोई हॉस्पिटल ने नहीं माना, गरीब लुटता रहा और राजस्थान की सरकार देखती रही। मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र भाई मोदी का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन के साथ में राजस्थान सरकार और विपक्ष जितने भी राज्यों की सरकारें अगर कदम से कदम मिलाती तो कोई दिक्कत नहीं आती। पुनः कहना चाहूँगा कि देश में जो भी पेंडेमिक कोई भी हो उसको इस प्रकार से लड़ने के लिए संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि शायद राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल नहीं रहा या राज्य सरकारें जो है वो समय पर आगे आई नहीं और काम ढंग से नहीं किया, वरना शायद ये हालात और बेहतर हो सकते थे। इस तरह की महामारियों से जूझना नहीं पड़ता राज्यों को। फिर एक दूसरे पर उंगली उठाना और इसके बीच में जनता का पिसना, ये किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। राज्य के मुखिया के द्वारा ये कह देना कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लोग आगे आएँ, और लोग तो फिर भी आ रहे हैं। पिछले साल से भी लोगों ने तो खूब साथ दिया है, अब भी आ रहे हैं। राज्य के मुखिया का ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान, क्या ये सही है इस सिचुएशन में? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा है वो हास्यास्पद है। वो शायद जनता की इस प्रकार की सहानुभूति लेना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने चेता दिया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो राज्य के मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और आज जिस प्रकार का भय का वातावरण बना करके वो जिस प्रकार से पिछली बार रेमडेसिविर इंजेक्शन और टैक्साजोम जैसे इंजेक्शनों को लेकर और जो फार्मास्यूटिकल इंजेक्शंस के बारे में जो भ्रम फैला करके कालाबाजारी हुई थी, वापस वो बच्चों की बीमारी का भय पैदा करके इस मेडिसिन की दुनिया के अंदर दोबारा से इस प्रकार के भ्रष्टाचार घोटालों को जन्म देने का काम कर रहे हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और प्रत्येक हॉस्पिटल के स्तर पर, राजस्थान में प्रत्येक हॉस्पिटल के स्तर पर विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर के डेवलपमेंट कमेटियां बनावे, सबको साथ लेकर के कहाँ हॉस्पिटल में किस प्रकार की कमी है, भामाशाह की जरूरत है उसका उपयोग करें, कौन सी मशीन चालू नहीं क्यों नहीं हुई। इन्होंने मशीनों के फंक्शन बंद कर रखे हैं, मशीन के अंदर उसका जो है वहाँ पे जांच हो सकती है लेकिन पेशेंट बाहर करता है। राजस्थान की सरकार ने आज तक उन मशीनों के बारे में कोई जाँच नहीं कराई। अशोक गहलोत जी ये भूल रहे हैं कि उनका प्रबंधन आज जनता के सामने आ चुका है। बड़बोलेपन से काम नहीं चलेगा। राजस्थान को पीछे ले जाने का काम, राजस्थान को स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों का जो हास हुआ है और जो बड़ी संख्या में मौतें हुई है उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार है। महामारी की इस स्थिति में
लोगों ने जिस तरह आगे आकर के अपना योगदान दिया है, भामाशाहों ने दिया है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब लोग जो हैं वो सरकारों के भरोसे नहीं है और लोगों को लगता है कि नहीं, शायद अब हमें ही आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। आसपास के क्षेत्र की बात करें, पिलोदा है, खंडीप है, तलावड़ा है, इनमें लोगों ने विकास समिति बना करके और खुद अपने पैसे से अपने हॉस्पिटलों की जो स्थिति है, दिशा और दशा दोनों को सुधारने का काम किया है और प्रेरणा दी है और लोगों को। इसको कितना बढ़िया और कितना बेहतर तरीका मानते हैं आप? देखिए, मैं खंडीप और पिलोदा के जो लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष करके वो नौजवान जो बाहर नौकरी करते हैं और अपनी माटी का कर्ज चुकाने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के गाँवों में आकर के उन्होंने ग्राम समिति बना करके अपने हॉस्पिटलों में लोगों को सेवा देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन भामाशाहों को जो बाहर नौकरी करते हैं। खंडीप के अंदर करीब 15 लाख रुपए और पिलोदा के अंदर 12 लाख रुपए का सामान दे करके उन लोगों ने अपने डिस्पेंसरीज CSCs को डेवलप करने का काम किया, लोगों के अंदर विश्वास किया, कायम किया और आज पिलोदा के अंदर 60% के लगभग वैक्सीनेशन होना अपने आप में बड़ी बात है। ये उन लोगों के लिए धन्यवाद की बात है। और जहाँ तक चाहे तलावड़ा PSC है, तलावड़ा PSC पे वहाँ का स्टाफ मांग के मर गया, लेकिन यहाँ की सरकार ने और MLA ने वहाँ पे कोई सिलेंडर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। 11 सिलेंडर यहाँ राज्य की चिकित्सालय उपलब्ध कराए गए। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा, माननीय विधायक जी के कोटे से एक भी सिलेंडर ऑक्सीजन प्लांट के लिए कोई पैसा न राज्य सरकार ने दिया न MLA ने दिया। आज गंगापुर के हॉस्पिटल में जो प्लांट लगने जा रहा है, 65 लाख रुपए की स्वीकृति नगर परिषद ने जारी की है। वो पैसा पंचम वित्त आयोग का जो पैसा है, जो राजस्थान की सरकार गंगापुर के विकास के लिए देती है, 2 साल में अभी तक दिया नहीं और जो पैसा मिलने वाला था वो भी रोक दिया। आज 65 लाख रुपए गंगापुर के विकास के पैसे से प्लांट वहाँ पे लगेगा। माननीय विधायक जी, गरेबान में झांक के काम करो, 1 रुपया आपने अभी तक दिया नहीं है, सरकार ने दिया नहीं है, क्यों नहीं गंगापुर में प्लांट लगा, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। मानसिंह गुर्जर जी एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक किसान के बेटे भी हैं और एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़े रहे हैं। आपको क्या लगता है मानसिंह सर, इस पूरी सिचुएशन को और इस पूरी स्थिति को से हमको बाहर निकलने में अभी कितना वक्त लगेगा? क्योंकि मेंटली स्ट्रेस भी लोगों में है। स्टूडेंट्स की आप देख लें तो स्टूडेंट्स की भी हालत बहुत ख़राब है, वो भी चिंता का विषय है। रोज़गार है, अर्थव्यवस्था है, तो इतना आसान नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये देश है, तो इसको निकलने में कितना वक्त और लग सकता है, क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ब्रिटेन के अंदर पूरे 1 साल तक लॉकडाउन रहा, यूरोप में 7 महीने तक लॉकडाउन रहा, अमेरिका में भी करीब 7 महीने से लगभग 3 महीने के लगभग लॉकडाउन रहा। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने जिस प्रकार इसको कंट्रोल किया, वहाँ की जनता का सहयोग मिला है। मैं हिंदुस्तान की जनता और विशेष करके स्थानीय लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए। अगर लॉकडाउन में जन अनुशासन पखवाड़ों में हम मदद करेंगे, दूरी बनाएंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, तो इसका लाभ मिलेगा। जहाँ तक गाँवों का सवाल है, आज की तारीख में गाँव में लोगों ने इसको बुखार समझ करके छोटे मोटे डॉक्टरों से जो इलाज कराया, वो धीरे धीरे करके बीमारी बनी। वो खांसी के माध्यम से फेफड़ों पे इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में ऑक्सीजन की दिक्कत आई। और निश्चित रूप से गाँव के अंदर अभी भी पेशेंट हैं, अभी भी लोगों को बीमारियां हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में साफ़ सफाई रखें, एक दूसरे को थोड़ा दूरी बना के रखें। ये अभी लंबा चलेगा, इसको किसी भी कंडीशन में आप दिसंबर से पहले कोई हालात ऐसे लगते नहीं है कि कोई ठीक होंगे। और जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। बड़े जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि राजस्थान की सरकार सारी नौकरियों को बंद करके बैठी है। राजस्थान की सरकार को हाई कोर्ट कह चुका, उसके बावजूद पोस्टिंग नहीं दे रही है। स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर जो 4,500 नौकरियाँ देनी थी, वो तक सरकार नहीं दे पाई। जो इंजेक्शन कैसे लगेंगे? तो राजस्थान सरकार इसमें फेल्योर रही है। लेकिन बच्चों का जो नुकसान है, मैं समझता हूँ ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है। हो सकता है अभी स्कूल खुलने में भी समय लगे, लेकिन चूँकि इस मामले में हमको अपने आप को सेफ होकर निकलना है, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा गांव शहर के भाइयों से कि अपने आप को संयमित रखें, नियमों का पालन करें। और नियम से अगर पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से हम लड़ पाएंगे। चलिए, अब स्थानीय अगर बात की जाए तो पिछले 1.5-2 साल से या 2.5 साल से विधानसभा गंगापुर सिटी का जो विकास काम है, आप बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उस समय लेकर के आए थे, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो या कुशालगढ़ जैसी परियोजना हो, अमृत हो या सीवरेज हो।
ये ठंडे बस्ते में या कछुआ चाल से क्यों चल रही है? इनमें वो तेज़ी क्यों नहीं आ पाई? बार बार रोजाना ये रोया जाता है कि साहब वो पहले के कर गए फैसला, लेकिन हमारे पास बजट नहीं आता, टेंडरों को लेकर के गड़बड़ियाँ चल रही हैं, कंपनियाँ अपनी मनमानी कर रही हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, यह समस्या कहाँ है? देखिए, निश्चित रूप से आज गंगापुर की जनता त्रस्त है और माननीय विधायक जी किसी भी रूप में गंगापुर के विकास के लिए कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई प्रयास किए हों। ये 2.5 साल के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से 1 रुपया किसी काम के लिए स्वीकृत नहीं हुआ। जो हमारी योजनाएं उनको बंद कर दी गई। जिस चंबल के पानी को हम लेके आए थे, आज उस चंबल के पानी के लिए भी जनता तरस रही है, उसको भी ये बराबर निरंतर जारी नहीं रख पाए। उसका कारण है कि सरकार ने ना तो बजट स्वीकृत किया, ना सरकार की कोई मॉनिटरिंग है, और कई बार रास्ते के अंदर पाइपलाइन को खोल लेना ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। मैंने विधायक जी से भी, अधिकारियों से भी कई बार अनुरोध किया। पिछले दिनों गंगापुर में महिलाओं पर जब लाठीचार्ज हुआ तो हमको मजबूरी में जाना पड़ा। आज पुनः कहता हूं कि गंगापुर की महती जल योजना पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सीवर का काम चल रहा है, अमृत का काम जो चल रहा है, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। आज ट्रैक यूनियन पे 4.5 महीने हो गए, अभी तक पाइप का लेवल नहीं मिल रहा। भगवान जाने वो लेवल मिलेगा नहीं मिलेगा, गलत मिल गया तो सीवर के कारण लोगों के गटर भरेंगे, पानी की लाइनें एक दूसरे को मिक्सअप करेगी। इनकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। आज तक गंगापुर के अंदर सीवर लाइन को पानी डाल के चेक नहीं किया गया कि पानी डाल करके चेक करके उसको चेक कर लिया जाए कि हिंगोटा के अंदर वो पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। एक बार भी ऑफिशियल रूप से कई जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको चेक किया जाता है, बाकायदा घोषणा करते हैं कि हम इसको चेक करेंगे तो जनता भी देख ले कि स्टेशन का पानी हिंगोटिया पहुंच गया। इस प्रकार का आज तक चेकिंग नहीं होना, ये दुर्भाग्य का विषय है। नगर परिषदों का पूरा बजट इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज गड्ढे पड़े हुए हैं, बरसात आने वाली है, लोग त्रस्त हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, दुकानें बंद है, बंद दुकान का बिजली का बिल दे रहे हैं, कैसे लोग बिजली का बिल चुकाएंगे? बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। पिछले कोरोना काल में कहा कि हम इसको जो है पोस्टपोन करेंगे, माफ़ करेंगे, उसको माफ़ नहीं किया, अपनी बात से बदल गए। और आज जिस प्रकार चाहे कुशाल लेक का नक्शा बदल दिया, उसका बजट पूरा नहीं करके, उसको समय पर सबमिट नहीं करके उसको रोक दिया। जो हमारे सारे काम थे वो काम इन्होंने रोक दिए। गंगापुर परिक्षेत्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने कहा कि 2022 तक घर घर जल नल योजना लगेगी। उस नल योजना को भी अभी तक ये पूरी तरीके से अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं कि गांव में घर घर नल लग जाए, क्योंकि उसकी भी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा माननीय विधायक जी, जो विकास की योजनाएं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो विकास के काम, बड़े काम है, वो होने चाहिए। आज तक गंगापुर की जनता को वो स्टैंड नहीं मिल रहा, उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अगर काम करने का काम किया है तो गंगापुर में भूमाफियाओं को पनपाने का काम किया है। गंगापुर में जिस प्रकार से मंदिर माफी की ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, शायद कभी इतने समय में कभी नहीं हुए। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाना चाहूँगा कि जो पेट्रोल पंप उन्होंने लगाया वो नेशनल हाईवे के नियमों के खिलाफ है। बिल्कुल सड़क पे लगा देना, सरकारी पैसे से वहाँ जिस प्रकार से नाली और जो है सड़कों का निर्माण कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। लोकतंत्र में हम लोगों को कांच की तरह रहना चाहिए, जनता को जवाब देने का जिम्मेदारी रखनी चाहिए। माननीय विधायक जी से कहूँगा, विधायक जी आप अपने घर के साथ साथ में गंगापुर का भी ध्यान रखें, गंगापुर का विकास हो, गंगापुर चौतरफा बढ़े, उसके लिए आज लाइटिंग की व्यवस्था फेल है। बिलों को लेकर के आज पूरा बाजार से सारे संगठन कह रहे हैं कि साहब बिल कैसे चुकाएं। गाँव के अंदर इन्होंने कृषि बिलों पर बिल लगा दिया, लोग कहाँ से बिल चुकाएंगे? सारा धंधा चौपट है। आज जिस प्रकार से लोग जो है ये पेंडेमिक के कारण परेशान हैं, इसमें लोगों को राहत मिलनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। अच्छा मान सिंह सर, कल एक बड़ा जोरदार या ये कह सकते हैं कि हास्यास्पद बात हुई कि जब सांसद रंजीता कोहली पहुंची और एक डॉक्टर के द्वारा ये कह दिया गया कि साहब सरकार खेल कर रही है आंकड़ों के साथ। अगर वो कहते हैं कि बढ़ा दो तो बढ़ा दिए जाते हैं, वो कहते हैं कि घटा दो तो घटा दिए जाते हैं। आपको लगता है कि राजनीति ज़्यादा हावी हुई है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर? ब्यूरोक्रेट्स काम करना चाहता है मगर राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो करने नहीं दे रहा। देखिए, एपीओ भी कर दिया। पेंडेमिक की दूसरी लहर के कारण एक भय का वातावरण था, और जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जिस मोदी जी की हिम्मत के कारण, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, वो जो काम कर रहे थे, जिस हिम्मत के साथ कर रहे थे, अशोक गहलोत जी ने उनको डराने का काम किया।
और डराने के बाद में जब उनको लगा कि वो किसी भी तरीके से उनसे भारी गलती हो चुकी है, पैसे का दुरुपयोग वो कर चुके, एक मद से दूसरे मद पे खर्च कर चुके, प्लांट उन्होंने लगाए नहीं, ऑक्सीजन के प्लांट उन्होंने लगाए नहीं, दवाइयों को उन्होंने पंजाब को दे दिया और कोई प्रबंधन उनके पास में नहीं है, तो उन्होंने एक भय का वातावरण बना के और उसमें रास्ता निकाला कि आंकड़ों का खेल किया। और आंकड़ों के खेल में मतलब मरीज को, मौतों को छुपाने का काम मैं समझता हूँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से रंजीता कोहली जी ने जो बात कही है, एक सांसद के सामने जब इस प्रकार की घटना होगी तो सांसद को कहना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का खेल चल रहा है, जिस प्रकार से इससे निपटना चाहिए था नहीं निपटा गया, उसके लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। कुल मिलाकर के यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, अगर आप बात करें गंगापुर सिटी का या हमारे विधानसभा क्षेत्र के माहौल की बात करें तो कुछ दिनों से जैसे चोरियां बढ़ी हैं, मारपीट और लूटपाट की घटनाएं भी बहुत बढ़ी हैं, तो क्या कानून व्यवस्था जो है उसको भी सही तरीके से हम हैंडल नहीं कर पाए, जबकि शायद गृह मंत्रालय तो खुद सीएम साहब के पास है, वो